Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। वेरी फर्स्ट लेक्चर इसमें हुआ था 3.1 से 3.3 से रिलेटेड, यानी कि करंट से रिलेटेड। सेकेंड लेक्चर में हमने ओम्स लॉ इंक्लूड किया था, जिसमें 3.4 से 3.8 तक इंक्लूड किया था। और थर्ड लेक्चर हमने लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड, सीरीज एंड पैरेलल, जो कि हमारे काम में आता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस और कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। आज का फोर्थ लेक्चर होने वाला है सेल से रिलेटेड, जिसमें इंक्लूड होगा सेल क्या होते हैं, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल्स इन सीरीज, पैरेलल। और फाइनल फिफ्थ लेक्चर हम लेंगे, जिसमें इंक्लूड करेंगे किरचॉफ्स रूल एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से और जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। सबसे पहले एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, साथ ही साथ सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखे, यही काम होता है इसका। फिर एक जनरल टर्म आती है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या मीनिंग होता है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक जो सेल होता है हमारा, सेल के टर्मिनल के सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस होता है। सब याद रखें, वेरी फर्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था, W/Q, वहीं से बना है ये डेफिनेशन भी। अभी हमने बात की कि ये सेल करता क्या है, चार्ज को सर्किट में फ्लो बनाए रखता है, चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है, यानी कुछ वर्क करता है। तो वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल वंस। एक चक्कर लगवाने के लिए चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक चक्कर लगवाने के लिए सर्किट में जितना भी वर्क किया जाएगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है ईएमएफ के इक्वल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल। फाइन। मान लीजिए एक सेल है हमारे पास में और हम ईएमएफ की बात करते हैं। कई बार ऐसा कह देते हैं कि ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस के बराबर होता है ईएमएफ। तो कैसे? ये मैंने एक सेल लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है इसका। अगर ये ओपन सर्किट है, जैसे मार्केट से लेकर आए, तो कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रही है, तो जीरो है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ्स रूल में इन चीज़ों को दोबारा से देखेंगे। ए से चले हम, तो ए पर कोई वोल्टेज है, मान लीजिए वी ए। अब यहाँ कोई करंट तो है नहीं, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पर। अब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस ई कह दिया मैंने। फिर करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज का लॉस होता चला जाता है, ओम्स लॉ से आई आर। आई कितना है, जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया है, और हम कहाँ पहुँच गए हैं, बी पर पहुँच गए हैं। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई। वी बी को इधर ले आए तो वी ए माइनस वी बी की ई आ गया। तो देखिए, सेल के दो टर्मिनल ए और बी कह दिए मैंने, इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। ठीक बात है। तो इसलिए इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो जाती है, इन ओपन सर्किट, टीपीडी, टीपीडी का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, किसके बराबर होता है, ईएमएफ। ओपन सर्किट में सेल के टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, ईएमएफ के बराबर। क्लियर है एवरीबॉडी? अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the maximum potential difference between the two electrode of the cell when no current is drawn from the cell. सेल से जब करंट नहीं लेते हैं तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस में जो मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस होता है वही किसके बराबर होता है भाई, ईएमएफ। क्लियर है नहीं वाली बात? चलिए देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बेसिकली एक रुकावट होती है, ऑब्स्टेकल होता है। रेजिस्टेंस का मतलब कौन ऑफर करता है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएजेंट्स जो होते हैं, किसके रास्ते में, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज के रास्ते में। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट इज ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करेंगे? वेरी फर्स्ट है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल।
इलेक्ट्रोड्स के बीच का रास्ता जितना बड़ा होगा, चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को उतना ही ज़्यादा रास्ता डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, उतना ही अपोजिशन होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंडक्टिविटी उसकी, ग्रेटर द कंडक्टिविटी लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्वियस है ये वाली बात तो, है ना। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड्स आपने डिप किए हैं उनका कितना एरिया कांटेक्ट में है इलेक्ट्रोलाइट के, उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट और फाइनल है टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, कंडक्टिविटी यानी डाइल्यूट होता हुआ चला जाएगा वो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फाइन। चलिए अब बात स्टार्ट करते हैं और डिटेल में। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल से मतलब क्या है डिफरेंट कंडीशन में। इसका मतलब यहाँ पर हम ये देखने जाएंगे कि सर्किट में कनेक्टेड है आपका सेल। तो सबसे पहले तो एज पर द नेम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द सेल। अब हम सर्किट में बात करें, सर्किट पूरा है तो करंट भी जाएगी। इसमें दो केसेस पॉसिबल होंगे, एक होगा डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। डिस्चार्जिंग का मतलब सेल से आप करंट ले रहे हैं, सेल अपना काम कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसे लोड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है उसमें करंट फ्लो करवा रहा है सेल। तो व्हेन करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्जिंग। सेल की एनर्जी कम हो रही है तो हम कहते हैं डिस्चार्ज हो रहा है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट करें, हम बी की तरफ जा रहे हैं, जहां से भी चलेंगे कुछ ना कुछ वोल्टेज होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए चार्ज फ्लो करंट फ्लो के लिए। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, आप अपोजिट भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए माइनस कह दिया। अब यहाँ करंट फ्लो कर रहा है लेकिन करंट के अपोजिट जा रहे हैं आप, तो प्लस लेना है आई आर ओम्स लॉ से। बी पर पहुंच गया, आप सॉल्व करें इसको तो वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर हो गया। तो ए और बी जो सेल के टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस में डिस्चार्जिंग के समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई माइनस आई आर। तो हम कहेंगे वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्लियर है ये वाली बात, है ना। अब देखें उल्टा चल के देखते हैं अपन। अभी हमने कहा ए से बी की तरफ गए, क्या यही आता है, बी से ए की तरफ चल रहे हैं। आप सर्किट में कहीं से भी जा सकते हैं, बस सही से कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। बी से चले, अब आप सबसे पहले रेजिस्टेंस से निकलेंगे लेकिन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कम होगा, माइनस आई आर। अब यहाँ माइनस टर्मिनल से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना वोल्टेज, तो प्लस ई कह दिया और ए पर पहुंच गए आप। तो वी ए माइनस वी बी कर लें अपन, तो दोबारा से देखो यही आ रहा है क्या कि v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपने देखा कोई सही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक ही फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसमें कोई पीएचडी नहीं करना है एग्जाम में, है ना। हाँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चार्जिंग ऑफ ए सेल, अभी था डिस्चार्जिंग, अब सेल यदि डिस्चार्ज हो गया है तो आप चार्ज करते हैं तो सेल को करंट देते हैं, इसका मतलब सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स से, है ना। व्हेन करंट इज गिवन टू ए सेल, सेल को करंट दे रहे हैं आप, तो प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग ऑफ ए सेल। क्या कहलाएगा, चार्ज। ऐसे केस में टीपीडी फाइंड कर रहे हैं ए और बी के बीच में। ए से चले, वोल्टेज है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, कम हो रहा है, माइनस ही। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो ओम्स लॉ से वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ड्रॉप कम हो रहा है, माइनस आई आर। बी पे आ गए तो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, देखो ये दोनों चीजें इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना, ई प्लस आई आर। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे समय पे चार्जिंग ऑफ द सेल के केस में टीपीडी क्या होता है, ई प्लस आई आर। क्लियर है सबको। 12th बोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल, डिटरमिन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय वोल्टमीटर मेथड। तो अभी हमने देखा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सबसे पहले ओपन सर्किट में बात कर लेते हैं कि ये हमारा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में एक वोल्टमीटर आपने कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर की मदद लेनी है, ठीक है। सर्किट को ओपन रखा है, साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। ऐसे केस में ई को मेजर करेंगे अपन। फिर बाद में क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, यहाँ की लगा दी हमने, ठीक है, वही सर्किट आपका है, और फिर वोल्टमीटर से वी को मेजर करेंगे। तो ओपन सर्किट में जब हम करते हैं, हमने ये देखा था, ये तो क्लोज सर्किट को ऐसा बना दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से।
तो हमने ये देखा था V क्या था, E माइनस आई आर, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल था कि नहीं इस सर्किट के लिए, V इक्वल टू E माइनस आई आर। E कहाँ से मेजर किया, जब सबसे पहले ओपन सर्किट रखेंगे, ओपन सर्किट में जो टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस होता है V की वैल्यू E के बराबर होती है, तो वहाँ से E फाइंड कर लिया, ठीक है। और क्लोज करने के बाद में इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है, क्लोज करने के बाद में फिर हम वोल्टेज डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ऐसे दो रीडिंग ले लेते हैं हम, यहाँ से हम आई आर को लिख सकते हैं E माइनस पी, और आर मेरे पास ये आ गया। अब जब आई की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज डिफरेंस है V क्या है, I मल्टीप्लाई बाई आर, तो I क्या है V बाई आर, तो I की वैल्यू रख सकते हैं V डिवाइडेड बाई आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है जिसमें कि वोल्ट मीटर की मदद ली जाती है। दोबारा से एक बार रिवाइज करें बात को, ये इक्वेशन है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल की, देखा था हमने, इसमें E भी चाहिए हमको और V की वैल्यू भी चाहिए, फिर R फाइंड करते हैं हम। तो E कैसे निकालते हैं, पहले ओपन सर्किट रखते हैं, की नहीं लगाते हैं। ओपन सर्किट में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है टर्मिनल का वो E दे देता है हमको, फिर यहाँ की लगा लेते हैं और फिर देखते हैं रीडिंग। तो अब ये करंट लेगा, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का हो गया ये सर्किट आपका। तो उस केस में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E माइनस है, और इससे मेजर कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। जब कोई करंट नहीं ड्रॉ करते हम सेल से, यानी ओपन सर्किट कहते हैं। Potential difference is the difference of potential between any two points in a closed circuit, ठीक है। EMF independent of the resistance of the circuit, सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल, उससे कोई लेना देना नहीं है EMF का, ठीक बात है। इट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, V इक्वल टू आई आर, तो उन दो पॉइंट्स के बीच के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। The term EMF is used only for the source of EMF, जो source of EMF है उसके लिए यूज करते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्म हम सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए करते हैं। इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए सर्किट। जब हमारा क्लोज सर्किट होता है डिस्चार्जिंग, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें E ज़्यादा होता है V से, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होता है व्हेन द करंट इज सेल इज बीइंग चार्ज, जब चार्जिंग ऑफ द सेल वाले में देखा था V इक्वल टू E प्लस आई आर देखा था ना, तो उस केस में ये ज़्यादा होता है। ओपन सर्किट डिस्चार्जिंग में कौन ज़्यादा होता है, EMF ज़्यादा होता है, ठीक बात है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि व्हेन 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी, इट्स TPD reduced to 4 वोल्ट, 6 से 4 हो गया TPD। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सबसे पहले केस है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का। कैसे, क्या बोल रहे हैं, देखो लैंग्वेज देखो क्वेश्चन की। व्हेन 2 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, सेल से करंट ले रहे हैं तो डिस्चार्जिंग हो गया ना। डिस्चार्जिंग में इक्वेशन क्या था, E माइनस आई आर, आई आर E माइनस V हो गया, ठीक बात है। तो R को हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही बात की थी। यहाँ वैल्यू रख दें, E दे रखा है आपको कितना है, पहले 6 वोल्ट था वो कम हो गया वोल्टेज 4 वोल्ट, और करंट कितना ड्रॉ किया आपने 2 एम्पियर, सॉल्व कर लिया हमने, कम्स आउट टू 1 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लैंग्वेज देखिएगा क्वेश्चन की। एक कार बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.05 ओम, ड्रॉज ए करंट 60 एम्पियर। कार की बैटरी करंट ले रही है 60 एम्पियर ले रही है, तो चार्जिंग हो रहा है, कार की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं अपन, तो एक्सटर्नल सोर्स से कर रहे हैं, ठीक बात है। चार्जिंग ऑफ द सेल तो का केस हो गया। V क्या होता है, E प्लस आई आर। चार्जिंग में क्या होता है, V इक्वल टू E प्लस आई आर। E कितना है 12, करंट कितना है 60, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ गया ये 15 वोल्ट। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरिएशन ऑफ TPD अक्रॉस ए सेल विथ करंट ड्रॉन इज गिवन इन द फिगर। एक डायग्राम दे रखा है आपको,
कैलकुलेट ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट एंड स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द कार। 4 चीजें इसमें पूछी गई है। 1 बाय 1 करेंगे हम। सबसे पहले देखिए साफ साफ दे रखा है करंट ड्रॉन, तो यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल वाली बात हो गई। तो सर्किट ये था हमारा डिस्चार्जिंग का, है ना। इसमें इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अब ग्राफ को देखें, व्हेन करंट इज जीरो, जब करंट जीरो होगा तो हमारा सर्किट ओपन सर्किट कहलाता है, और ओपन सर्किट में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर। करंट की वैल्यू जीरो, उस समय वोल्टेज कितना बता रखा है 10, तो इसका मतलब ईएमएफ कितना है भैया 10 हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ देख लीजिए वोल्टेज डिफरेंस कितना है 10, करंट जीरो है, ई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। तो ई कितना आ गया यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक बात है, एग्री। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल से मैक्सिमम करंट, जब सेल शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ये इस रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दे, रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया हमने। व्हेन सेल इन शॉर्ट सर्किट टीपीडी अक्रॉस द सेल इक्वल टू जीरो, तो उस समय पर टीपीडी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। क्यों, दोनों टर्मिनल सेल के मिला दिए एक तरीके से, जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हुई है। ओके, तो अब ये कर्व देखें अपन कि टीपीडी जीरो कहाँ है, यहाँ जीरो है। इस समय करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर। फाइन। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में हमने देखा था कि V क्या होता है, E माइनस आई आर, है ना। अब जब हमने शॉर्ट सर्किट किया था उस समय वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया था, जीरो, तो E माइनस आई आर हो गया। तो E क्या हो गया, I मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इस समय पर, E बाई आई। E की वैल्यू पता है हमको, I जब शॉर्ट सर्किट किया है वो भी हमें पता है 2 एम्पियर। तो इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। E कितना निकलता है 10, और शॉर्ट सर्किट के केस में करंट कितना था 2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 5 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट। स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट कि इसका स्लोप कितना है। ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल में हमने इक्वेशन लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया ये, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर करें इक्वेशन को, तो m क्या है माइनस आई आर, और r कितना था 5, तो m कितना कहलाएगा माइनस का 5। क्लियर। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। सेल का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल का मतलब होता है बैटरी। बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, एक और सेल, ऐसा दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है हमने इसे। अब ये बैटरी से दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है इससे, राइट। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा, व्हेन टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स is joined together leaving the other terminal in either cell free। एक टर्मिनल जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल हमने फ्री रखे हैं, तो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक बात है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर सर्किट, एंटायर अरेंजमेंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो करंट पास ऑन होगा वही हर सेल से होकर जाएगा। कॉम्बिनेशन के केस में ऐसा होगा, राइट। अब इन दोनों सेलों का कॉम्बिनेशन हमने एक बैटरी मान लिया, ES बोल दिया इसको, हमने क्या बोल दिया है ES, और इनके रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन RS के दिया है, S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बैटरी के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस को V कह दिया है। EMF ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल EMF, क्योंकि स्केलर होता है। दूसरी बात, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई सीरीज में ही क्या होता है, R1 प्लस R2 तो बोलेंगे, तो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा RS सबका, है ना।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमको सम करना है ईएमएफ को, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वी फाइंड करें पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में, ए और सी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में करेंगे तो ए बी प्लस बी सी, यही करना है हमको। ए बी डिस्चार्जिंग वाला केस है तो ई माइनस आई आर करना है, ई वन माइनस आई आर वन, ऐसे बी सी को ई टू माइनस आई आर टू, है ना। ये हमने लेटर थोड़ा अलग बनाया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वैसे इस चैप्टर में ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का था वेरी फर्स्ट टॉपिक में, इसे थोड़ा सा चेंज किया है एमएफ का सिंबल। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, फाइन। अब E1 E2 एक साथ ले लिया है, माइनस को कॉमन ले लें करंट के साथ में, तो R1 प्लस R2 आएगा, राइट। इफ वी विश टू रिप्लेस द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को विथ सिंगल बैटरी बिटवीन ए और सी के बीच में एक सिंगल बैटरी को रिप्लेस करें जिसका ईएमएफ ES और इंटरनल रेजिस्टेंस RS, तो फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा इसके लिए, V को ES माइनस IRS, यही लिखना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें अपन, तो ES की जगह क्या आ गया, E1 प्लस E2, आप बैक करके देखें वीडियो को, और RS की जगह क्या है, R1 प्लस R2, ठीक बात है। अब इस चीज को एक्सटेंड करते हैं अपन n आइडेंटिकल सेल के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन को, मतलब एक सेल हमारे पास है, ऐसे हमारे पास में n सेल्स हैं, तो ये nth सेल है हमारे पास में, ठीक है। इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, और इस कॉम्बिनेशन से I करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस है V पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ऐसा कह सकते हैं अपन, ओके। इस पूरी कॉम्बिनेशन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एक बैटरी को जिसका ईएमएफ ES और रेजिस्टेंस है RS। तो पहली बात, टोटल नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 ऐसे करेंगे अपन, तो यहाँ पर एक जैसे हैं सारे के सारे, तो E क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन का। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, भाई सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 एक्सेट्रा, तो यहाँ सबके रेजिस्टेंस एक जैसे हैं तो NR हो जाएगा ना, राइट। करंट की बात करें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस भी इसे कहते हैं, है ना। जब भी एक क्लोज लूप हो तो ohms लॉ लगा दीजिए, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ES, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, R प्लस RS, ठीक है। ES कितना था NE और RS कितना है NR, तो ये करंट हो गया हमारे पास में, है ना। अब इसमें देखिए दो सिचुएशन अराइज होंगी। मान लीजिए R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे कम है, ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया, ये नेग्लिजिबल हो गया तो n से n कैंसिल हो गया। ऐसे केस में I क्या हो गया, E बाई R। और सेकेंड केस इसका उल्टा, कि लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ऐसे केस में ये नेग्लिजिबल हो गया जो मैंने छुपा लिया यहाँ पर, तो ये करंट आ गया N E बाई R। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया ना, कि n टाइम्स हो गया करंट, भाई n सेल कनेक्ट किए हैं तो n टाइम्स होना भी चाहिए, तो ये बेटर रहेगी सेकंड सिचुएशन। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द मैक्सिमम करंट। क्लियर बात है, फाइन। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कि व्हेन वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द टू, जिसे दो सेल से स्टार्ट करते हैं, टू से ज़्यादा भी ले सकते हैं, वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द टू आर जॉइंट टुगेदर, इसके दोनों टर्मिनल को एक साथ और बाकी बचे हुए टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो से ज़्यादा है तब भी यही काम करना है हमको, है ना। सबसे पहले एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, ये B1 में जो भी करंट आपका एंटर कर रहा है, इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन, किरचॉफ फर्स्ट रूल होता ही है ना, आगे देखेंगे वैसे डिटेल में, कि इस B1 में जो करंट एंटर कर रहा है B1 से जाने वाली करंट के बराबर होगा। यहाँ एक काम में ले रहे हैं, है ना। किरचॉफ फर्स्ट रूल को हम डराइव करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन चार्ज, तो यहाँ कंजर्वेशन चार्ज की बात कर लें, कि जितना चार्ज B1 की तरफ जा रहा है टोटल चार्ज B1 से दूर जाएगा, राइट, ठीक बात है।
तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 कह दिया है। चलिए, इस सर्किट का इक्विवेलेंट हमने बैटरी मान लिया है। यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड द टोटल इंटरनल ऑफ द बैटरी की बात करें अपन, देखो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, I के। तो बात को यहां से स्टार्ट करना है आपने। अब फर्स्ट सेल के अक्रॉस में वोल्टेज की बात करूं, टीपीडी की या सेकंड, दोनों के दोनों पैरेलल में है। अगर वो V है तो V क्या होगा, E1 माइनस I1 R1। सेकंड का V क्या होगा, E2 माइनस I2 R2। ठीक बात है। तो यहां से I1 I2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। I1 यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कैसे, इस टर्म को इस तरफ लेके जाइए तो E1 माइनस वी करके देखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, और I1 की वैल्यू देखो ये आ रही है क्या, इसी तरीके से I2 की वैल्यू क्या ये आ रही है इस इक्वेशन से, और पुट कर दीजिए। फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन, E वाली टर्म को एक साथ ले लेते हैं अपन, E1 ओवर R1 E2 बाई R2। ठीक है, V कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। इसको हम सॉल्व कर दें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन को R1 इंटू R2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो गई टर्म, ये कैंसिल हो गई, तो ऐसा बचा हमारे पास। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया R1 प्लस R2 से थ्रू आउट, तो क्या ये आ जाएगा, चेक करो, करके देखो तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा। पॉज करो वीडियो को, करके देखो, R1 प्लस R2 से डिवाइड किया तो केवल V बच गया, यहाँ से आ गया है ना। तो V के लिए एक टर्म निकालने जा रहे हैं हम। V के लिए हमारे पास जो टर्म है कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से रिप्लेस करते हैं तो ए और सी के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस है उसको कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू EP माइनस IRP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, EP माइनस IRP। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, इसे और इसे। तो EP की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, और RP की जगह ये आ रहा है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक बात है। इसी चीज को हम अभी तो 2 सेल के लिए बात की थी, N सेल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो टर्म है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप 2 के लिए इसको सॉल्व करके देखो क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा है। जब आप करके देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, खुद से करो। 2 सेल के लिए क्या लिखोगे, इसको ये जनरलाइज हो गया, E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2, इसे लिखो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और सॉल्व करके देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये जनरलाइज हमारे लिए ज़्यादा काम का है, 3 होगा 10 होंगे सेल, तो हमारा ये EP की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको एक्सटेंड करते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N आइडेंटिकल सेल के लिए। हमने N आइडेंटिकल सेल कनेक्ट कर दी, जैसे 3 करके दिखाएं, ऐसे N हो सकते हैं हमारे पास। ये बैटरी हो गई, इक्विवेलेंट बैटरी हमारे पास में। ठीक बात है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट EMF का ये फॉर्मूला ध्यान रखो, समेशन ऑफ E बाई R समेशन ऑफ 1 ओवर R। ठीक है, तो अगर n मेरे पास सेल हैं तो n मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ना, E ओवर R ऐसे करेंगे, n मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर R। अब ये देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, तो EP के बराबर हो गया। इंटरेस्टिंग, हम n सेल कनेक्ट कर दें तो भी इक्विवेलेंट EMF E के बराबर ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को फाइंड करें, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यस। तो ये ऐसा हो गया, तो RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R बाई N। ठीक बात है। करंट इन एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, एक लूप है हमारे पास, तो टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R प्लस RP हो गया यहाँ पर। ठीक है, RP की वैल्यू हमने रख दी R बाई N। ठीक है, तो क्या सॉल्व करके देखो ऐसा आ जाएगा क्या, हाँ या ना। तो आपने देखा कि जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आप करके देखिए तो क्या ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें भी 2 सिचुएशंस राइज होंगी कि R की वैल्यू R बाई N यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है उसके कंपेयर में ज़्यादा हो, तो ये टर्म आपका नेग्लिजिबल हो गया, जैसे मैंने छुपा लिया इसको, तो E बाई R रह गई करंट। सेकेंड केस होगा कि जब R की वैल्यू लेसर हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ऐसे केस में ये नेग्लिजिबल हो गया तो N ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए ये बेनिफिशियल हो गया ना, N टाइम्स हो गई करंट आपकी, तो ये ज़्यादा करंट हो गई आपके पास में, है ना। तो इस बार ये वाली चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं
कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट। ठीक बात है? ओके, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्बिनेशन पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए इसको लेते हैं पहले तो, कि दो सेल हमारे पास हैं E1R1 और E2R2, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 E2 EMF है। फाइन, क्वेश्चन में दे रखा है R1 R2 से ज़्यादा है। ओके, When the combination is connected to the external resistance, जब इस combination को external resistance से connect करते हैं तो potential difference across the terminal of the first cell becomes zero। Interesting, जैसे कनेक्ट किया ये वोल्टेज डिफरेंस फर्स्ट के अक्रॉस में यानी कि V1 की वैल्यू जीरो हो गई है, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। TPD डिस्चार्जिंग फर्स्ट सेल के केस में क्या कहोगे? V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1, यही देखा हमने। क्वेश्चन कह रहा है कि V1 जीरो हो गया है तो हमने जीरो कर दिया, तो हमारे पास आ गया E इक्वल टू IR, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, है ना। अब I की वैल्यू रख दें इस सर्किट में I, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? दोनों का EMF सेम बोला है तो 2E कह दिया हमने, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R1 R2 प्लस R हो गया, तो ये करंट हो गया, राइट। E से E कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके देखो क्या ऐसा आ रहा है, R को सॉल्व कीजिए तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई है? R1 माइनस R2, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर एवरीबॉडी? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 आइडेंटिकल सेल आपको नजर आ रहे हैं कनेक्टेड, सीरीज में भी हैं पैरेलल में भी हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट चाहिए। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट EMF ईच ब्रांच का निकालें अपन, तो ये तो सीरीज में है, एक जैसे हैं, है ना भाई, तो ये 3 हो जाएगा फर्स्ट का, तो सेकेंड ब्रांच के अंदर बात करें तो वो 2E हो जाएगा, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें, ये 3R हो गया है और इसका कितना हो गया है? 2R, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट बना लें, ऊपर वाली ब्रांच का हमने E1 कह दिया है, नीचे वाली ब्रांच के लिए E2, और ये रेजिस्टेंस हो गए R1 और R2 आपके, ठीक है। अब इस पूरे की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एक बैटरी को, ये RP हो गया आपका, राइट। और इससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ करंट आ रहा है I, फाइन। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं EMF ऑफ द बैटरी, है ना। इसकी जगह हमने ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया पूरे सर्किट की जगह, जितने भी सेल हैं उसकी जगह ये बैटरी काम करेगी। ओके, अब देखिए EP को हम ऐसा लिख सकते हैं, दो सेल के लिए ऐसा था E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2, E1 E2 R1 R2 की वैल्यू ये थी हमारे पास में, तो ये रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पर, है ना। तो प्रॉपरली इसमें वैल्यू रखकर देखो खुद से, जैसे मैंने वैल्यू रखी है, और इसको सॉल्व करो। ये 6ER ऊपर 6ER, ये 5R आ गया, तो EP की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। R से R कैंसिल कर दीजिए तो 12E बन क्या, चेक करो इस बात को एक बार। थर्ड स्टेप में हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी फाइंड करने जा रहे हैं। अभी EMF किया था, फिर बाद में ohms लॉ लगा के करंट फाइंड कर लेंगे। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, है ना। तो अगर दो हैं तो ऐसा आ जाता है इक्वेशन, आप करके देख लो, 1/R1 प्लस 1/R2 करके सॉल्व करके देखो, पॉज कर लो वीडियो को। R1 R2 ये दोनों वैल्यूज हम इसमें प्लेस कर दें और सॉल्व करो। 6R स्क्वायर और 4R, R से R कैंसिल कर दीजिए तो 6R और 5, क्या ऐसा आ जाएगा? चेक करो, सब आ रहा है ऐसा, फाइन। फाइनली अब करंट को फाइंड कर लेते हैं, जो कि सिंपल ohms लॉ, एक लूप के अंदर EP और R प्लस RP। EP और RP की वैल्यू हमारे पास ये थी जो कि हमने फाइंड की अभी। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखो और अब इसे खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो करंट की वैल्यू। एलसीएम लीजिए, क्या ऐसा आ जा रहा है? फिर 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, क्या फाइनली हमारा आंसर करंट का ही आ जाएगा? चेक करो सब।
अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि सबसे पहले तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट हमने ऐसा बनाया था, राइट। अब करंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाइए। करंट के लिए ये शॉर्ट टेक्निक बता रहे हैं, याद रख लीजिए। कितने भी सेल कनेक्टेड हो, समेशन ऑफ ई बाई आर ओवर 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1 बाई आर। ओके, E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 दो हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। आप इसको सॉल्व करके रखो, देखो जरा क्या पहले तो ये आ रहा है। पॉज कर लो वीडियो को। E1 की वैल्यू E 3, सिंपल है, ये 3R, R1 का मतलब ये हो गया। E2 का मतलब 2 सेल हैं आपका, 2E हो गया, 2 रेजिस्टेंस 2R हो गया। बस ये वैल्यू प्लेस करना है और I की वैल्यू आ जाएगी, शॉर्ट टेक्निक हो जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यू इसमें रखो और सॉल्व करके देखो, क्रॉस एग्जामिन करके। वीडियो को पॉज कर लो, फिर चेक करो क्या इसको सॉल्व करने पर ऐसा आएगा। ऊपर 12ER हो गया, नीचे से R कॉमन ले लिया आपने, स्मॉल r को कैंसिल कर दो, क्या वही वैल्यू आ रही है करंट की? यस। तो ये थोड़ा सा फास्ट मेथड है, MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए बेस्ट रहता है ये वाला शॉर्ट टेक्निक मेथड, ठीक है। बोर्ड में आपको प्रॉपरली कर देना है, जैसे कि पहला मेथड मैंने बताया। फाइन, तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर किरचॉफ रूल से रिलेटेड हम लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और एक्सपेक्ट करते हैं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।